नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सोमवार यानी कि आज 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने के व्यास तहखाने के अंदर देवताओं की पूजा करने की इजाजत मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी दक्षिणी तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा करने की यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है। वहीं आज लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए पार्टी मुख्यालय में चुनावी घोषणा पत्र समिति की बैठक की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अब बैठक हुई है। बता दें कि इस बैठक में पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने वाले मुद्दों और वादों की लिस्ट तैयार की गई, जिसे बीजेपी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देश के मतदाताओं से तीसरी बार मोदी सरकार को विजयी बनाने और जनादेश मांगने का काम करेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजधानी एवेन्यू कोर्ट से आज बड़ा झटका मिला है। अदालत ने शराब घोटाला मामले में उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आज उनकी ईडी रिमांड खत्म हुई थी। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का रवैया सहयोग वाला नहीं रहा, वो ईडी को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस मामले से बता दें कि दिल्ली के राजधानी एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च को सीएम केजरीवाल की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी थी। इससे पहले 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 22 मार्च को अदालत में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की कस्टडी में भेज दिया था। वहीं अब 15 दिनों की न्यायिक हिरासत अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की बढ़ाई गई है। तिहाड़ जेल उन्हें भेज दिया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रमुख संजीव नासियार ने कहा कि अब हमारे पास जमानत याचिका दायर करने का अधिकार है। सरकार कानून के प्रावधानों के अनुसार चलेगी। यह पहली बार है कि एक सेवारत मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि 11 दिनों की पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई। अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा तो उनको जेल में क्यों डाला है। उन लोगों यानी कि बीजेपी का एक ही मकसद है कि चुनाव में उन्हें जेल में डालना। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। तो सुनीता केजरीवाल लगातार बीजेपी का विरोध करते हुए नजर आ रही है और जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब। वहीं केजरीवाल के न्यायिक हिरासत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती है यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया, जहां वे पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे। उनसे पूछताछ होगी। आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती है यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे। उनसे पूछताछ होगी। लेकिन कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है जो दिल्ली को जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से जब जांच एजेंसियों ने पूछा कि आपका मोबाइल कहां है, तो
तो बोलते हैं हमें याद नहीं है। मेरे दिल्ली के भाई बहन, अपना मोबाइल कहां है ये भी भूला जा सकता है क्या? और जो मोबाइल उन्होंने उपलब्ध कराया, बोलते हैं उसका हमें पासवर्ड नहीं याद है। जांच एजेंसियों के साथ एक नॉन कोऑपरेशन, आज कोर्ट में भी उसकी चर्चा हुई। कोर्ट में यह बात कही गई कि ये असहयोग कर रहे हैं और पूरी जांच टीम को मिसलीड कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये व्यवहार दिल्ली की जनता भी जाने। और हां, ये भी याद रखिएगा कि आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। उनके पहले से जो जेल में साथी हैं, उनको बेल देना कोर्ट का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। मैं अक्सर जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लेके जाऊं, हम भी कुछ बात करें जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे। और जो दिल्ली को लूटे हैं, जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बजबजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो और ये लोग पैसा चुरा कर कहां गए हैं, ये शायद बताने में सफल। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान सामने आया। कक्कड़ ने कहा कि अब तो साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे बीजेपी पीएमएलए कानून और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कक्कड़ ने कहा कि ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, जिस पर एक मौजूदा सीएम की गिरफ्तारी हुई है। जब तक ईडी ये नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो, जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। बीते वित्त वर्ष 2023-24 के मार्च महीने में माल और सेवा कर संग्रह सालाना आधार कर 11.5% बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए हो गए। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि घरेलू लेन देन बढ़ने से मार्च में जीएसटी संग्रह बढ़ा है। यह अब तक का दूसरा उच्चतम मासिक जीएसटी संग्रह है। अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह अप्रैल 2023 में 1,87,000 करोड़ दर्ज किया गया था। मार्च में संग्रह बढ़ने के साथ समूचे वित्त वर्ष 2023-24 में कुल जीएसटी संग्रह की बात कर ली जाए तो 20,14,000 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.7% अधिक है। इस वित्त वर्ष में औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने शेर भी सुनाया। कहा कि बड़े चाव से करते रहे वो और ये भी चाहते हैं कि कोई जांच भी ना हो। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग या तो जेल में हैं या वेल पर हैं और मिलकर चिल्ला रहे हैं भ्रष्टाचार बचाओ। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कर्नाटक में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक दूसरे दलों में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस घमंडिया के काम है क्या? इनके काम है जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जंग के घोटाले करो,
जांच एजेंसियां जब नोटिस दे तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो कि भ्रष्टाचार बचाओ। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में है या बेल पर है, वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने साथ ज्यादा से ज्यादा नेताओं को साथ लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन देखने को मिला। अपना दल की पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया। इस गठबंधन का नाम PDM नाम दिया गया है। बता दें कि इससे पहले पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की सपा के साथ थी। इसको लेकर हमारी संवाददाता अनामिका पाल सिंह ने PDM न्याय मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से खास बातचीत की है। सुनिए। PDA से आप वाकिफ हैं, अब आप सुनिए PDM। अब लड़ाई हो गई है PDA बनाम PDA वर्सेस PDM। तो हमारे साथ अपना दल के कुछ कार्यकर्ता हैं और बात करते हैं। आज पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और नया नाम दिया गया है, नए नाम का ऐलान किया गया है, जिसका नाम है PDM, पिछड़ा दलित मुसलमान। तो हमारे साथ अपना दल के कुछ कार्यकर्ता हैं, बातचीत करेंगे कि वो PDM को क्या समझ रहे हैं, कैसे ले रहे हैं और आगे PDM के कितने साथ वो खड़े हैं। जी बताएं सर। हेलो जी बोलिए। बहुत बढ़िया पार्टी है अपनी है जी। हम लोग बहुत संगठन से इसमें जुड़ने जा रहे हैं और देश की प्रदेश की सुरक्षा भी होगी। क्या कहना चाहेंगे PDM? अभी तक आपने PDA सुना, PDM क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छी पार्टी है और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को साथ लेके चल रही है, इसलिए हम लोग साथ। नहीं, अब PDM हो गया। आपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहा, अब वो PDM हो गया है। PDM यानी कि पिछड़ा दलित मुसलमान। तो क्या कहेंगे आप? PDM का मतलब पिछड़ा मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। जहां भी प्रत्याशी PDM उतारेगा हम लोग तहे दिल से स्वागत करेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव जीत कर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक था, अब नया नाम दिया गया है पिछड़ा दलित न्याय मोर्चा, मुसलमान भी इसमें ऐड कर लिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे? PDM जो है एक बहुत बड़ी शक्ति उभर करके उत्तर प्रदेश में आएगी और कोई भी सरकार इस PDM के बिना नहीं बनेगी। बड़ी बात कही आपने कि कोई भी सरकार बिना इस PDM के नहीं बनेगी। क्या कहेंगे? कोई भी प्रत्याशी अगर PDM से जाता है, हम लोग उसको तहे दिल से समर्थक करते हुए संपूर्ण अपने सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नई पहचान और एक नया निर्देश दिखाएंगे और कोई भी सरकार बनेगी तो PDA की ही अंतर्गत विपक्ष में जाके बैठेगी। क्या कहना चाहेंगे? अब PDM हो गया है। पहली बात आपको धन्यवाद हमारे बातों को जो है दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। PDM वो है, हमारे जो है छत्रपति साहू जी महाराज कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उतनी उसकी जिम्मेदारी। हम लोग जब जिम्मेदारी करते हैं, वोट देते हैं, जब अपनी हिस्सा मांगते हैं तो हमको जो है दुरियाया जाता है। इसलिए आज ये PDM बना हुआ है, पिछड़ा दलित और मुसलमान। अब हम मिलकर हम समझ रहे हैं आने वाले यही लोकसभा में PDM का जलवा और इसका वो अभी आप लोग पूछ रहे थे तो दिखाई देने लगेगा। आज शाम कल सुबह तक आपके बीच जो है PDM का असर दिखाने जाएगा। पिछड़ा दलित मुसलमान, अभी तक आपने PDM सुना, मुसलमान ऐड हो गया है। तो अल्पसंख्यक था, अब मुसलमान हो गया। क्या देखिए, अब PDM का मतलब है PDM P का 54% पिछड़े समाज के लोग, D का दलित 23% दलित और अल्पसंख्यक A से जो M है मुसलमान 18% मुसलमान। जिस दिन ये तीनों लोग एक मंच पर आ जाएं, एक साथ वोट देंगे, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश पर PDA की सरकार बनेगी। इसको बनने से कोई रोक नहीं सकता। PDM की बात कर रहे हैं हम। PDM का मतलब 54% पिछड़ा और D का मतलब दलित 23% और M का मतलब 18% मुसलमान। क्या लगता है आपको PDM के आने से कितना बिगड़ने वाला है PDM आने वाले चुनाव में एक मजबूती के साथ, एक न्याय मोर्चा जो बनाया गया है मजबूती के साथ उभरेगा और हम चुनाव में हमारी बड़ी दखलंदाजी होगी। हमारे सांसद चुन के आएंगे और बगैर PDA के कोई सरकार नहीं बनेगी।
मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो अपना दल की कार्यकर्ता हैं और आज ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी। पल्लवी जी को सुना, क्या कहना चाहेंगी पीडीएम के बारे में? पीडीएम में एक नाम देना ही अपने आप में सफलता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट में मल्टीप्लाई होता है एक तरह से, और जब हम इसको साथ में लेकर चलते हैं तो एकता और विचार एक साथ में बहुत बढ़ जाता है और सफलता उतनी ही गुनी बढ़ जाएगी। आधी आबादी, अब पीडीएम नाम दे दिया गया है, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, तो मुस्लिम महिलाएं आपको क्या लगता है कि कितना जुड़ने वाली हैं पीडीएम से? बहुत जुड़ेंगी, जैसे जैसे ये मतलब प्रचार होगा और आगे जानेंगे लोग, वैसे बढ़ेंगे, मुस्लिम भी बढ़ेंगे, सब भी बढ़ेंगे, इसमें जुड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? 100% मुस्लिम जुड़ेगा, दलित भी जुड़ेगा 100%, और 100% अल्पसंख्यक भी जुड़ेगा। हम लोग बहुत ठोकर खा चुके हैं, और जो ये धूप की तपिश को देखता है वही छाँव, पेड़ की छाँव की ठंड जानता है। अब हम लोगों ने जो देखा है आज तक कि हमारा दुहन करने के बाद ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उसके बाद में अपना वो खड़ी कर लेते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमको यूज करते हैं, उसके बाद में यूज करने के बाद में छोड़ देते हैं कि भैया जब उनका बन जाता है तब वो छोड़ देते हैं कि भैया अब आप अलग चलिए। तो ऐसा नहीं होगा। अब ओवैसी जी ने भी बता दिया है कि आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। और हमारी जो अगर पुरुष हमारे जुड़ेंगे तो महिलाएं जरूर जुड़ेंगी, ये स्वाभाविक है। तो महिलाएं जो अगर पुरुष 10% जुड़ रहे हैं तो महिलाएं 20% जुड़ेंगी, ये मेरा वादा है। नमो बुद्धाय, जय अपना। ओवैसी प्रमुख भी यहाँ पे, AIM प्रमुख भी यहाँ पे मौजूद थे और AIM के कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं। और मैं देना चाहूँगी अपने सहयोगी अभिषेक जी के साथ कि आप AIM के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि पीडीएम के आने से कितना कुछ उनमें उत्साह है और इनको क्या लगता है कि जो पीडीए था अब पीडीएम हो गया है। क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो पल्लवी पटेल जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं इस फैसले का स्वागत करता हूँ। ईमानदारी से पीडीएम अगर मजबूती से सब लोग ईमानदारी से साथ दे देंगे तो इस बार इंडिया इनकी हैसियत पता चल जाएगी। इस बार हम लोग 70 सालों से, मुसलमान की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमान जो है 70 सालों से वोट देते चला आया है, ना इनकी हैसियत बदली ना हालात बदली। तो इस बार मुसलमान, दलित और पिछड़ा मिलके सरकार बनाने जा रहा है इंशाल्लाह। पीडीएम की बात कर रहे हैं, पीडीए था, अभी आपने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक देखा, अब पीडीए बनाम पीडीएम हो गया है, क्या कहेंगे? मैम, पीडीए हो, एनडीए हो या इंडिया हो, कहने का मतलब है पीडीएम इसलिए बना, भारत की सबसे बड़ी दूसरी आबादी मुस्लिम, उनका कोई नाम लेवा नहीं है, कोई नाम नहीं लेना चाहता। आखिर क्या वजह है? क्या हम इतने राजनीतिक लाचार हैं कि भारत का 18% मुसलमान का कोई नेता ही नहीं, जबकि इसी उत्तर प्रदेश में कुर्मी का नेता है, मौर्य का नेता है, ठाकुरों का नेता है, ब्राह्मणों का नेता है। आखिर मुसलमानों का नेता क्यों नहीं है? भाई हमारी भी एक आवाज़ होनी चाहिए। 18% मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मजबूत प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जैसे संसद में और विधानसभा के अंदर हमारी आवाज़ गूंजे और हमारे हक के लिए कोई आवाज़ उठाए। आपको उम्मीद दिख रही है कि जो ये एक नाम दिया गया है पीडीएम, इससे उम्मीदें आपको क्या लग रहा है? आप अपना दल से? मैम, इससे उम्मीदें नहीं, लोगों के विश्वास भी बहुत हैं। पीडीए सिर्फ एक ठगने का नाम किया है, कभी पिछड़ा का, कभी दलित का, कभी अल्पसंख्यक को अगड़ा बना देते हैं, कभी सबको साथ लेके बनाते हैं। तो पीडीएम यानी जैसे पल्लवी जी ने कहा कि हम लोगों का खुला स्टैंड है, ओपन है, ईमानदारी के साथ काम होगा। पीडीएम का मतलब पिछड़ा, दलित और मुसलमान। पीडीए का मतलब नहीं होगा आज से कभी ज़रूरत पड़ी तो अगला कर लिया और माँ से अल्पसंख्यक की ज़रूरत पड़ी तो कभी अल्पसंख्यक कर लिया। तो इसलिए एक क्लियर स्टैंड हमारी नेता ने लिया है और हम सब मिलकर ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश में पीडीएम को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश में AIM के साथ गठबंधन करने पर अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल का बयान सामने आया। पल्लवी पटेल ने कहा कि 2022 में गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन का नतीजा यह हुआ कि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली और वोटिंग प्रतिशत 34% से ऊपर रहा, जिसे पाकर अखिलेश जी ने मान लिया कि पूरा वोट उनका है। उन्होंने बाकी सभी सहयोगियों को सिरे से खारिज कर दिया।
हमने जनता की भावनाओं का सम्मान किया है और नया विकल्प दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमारा साथ देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत मजबूत नेता हैं, उनके पास बहुत अनुभव है और उन्हें सामाजिक न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। वह पहले से ही हमारे साथ हैं और जहां तक उन्होंने सीटों की घोषणा की है, अगर वह चाहेंगे तो हम वहां प्रचार करेंगे। देखिए 2022 में एक गठबंधन बना और उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया। तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सब की मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा पीडीएम और हमने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको अपना। आदिवासी दरबार समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुड़तोड़ पर्व मनाया गया। यह पर्व एक प्रकार का खेल है। इस पर्व के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद किया जाता है, जो भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में मौज मस्ती करते थे। वहीं आधे ताजा होते गुड़तोड़ पर्व को लेकर हमारे सहयोगी त्रिलोक मालवीय द्वारा खास रिपोर्ट तैयार की गई है, देखिए। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने कई मुद्दे रखे हैं। इनमें 2 विषय है, जिसमें कल रामलीला मैदान इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। उसके दौरान राहुल गांधी ने ऐसी कई बातें की जो अपने आप में आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि अब फिक्स्ड मैच है। हरदीप पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग में अपने लोग रखे हुए हैं। संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि लोगों के हक को छीना जा रहा है। उनका यह सब एक सार्वजनिक स्थान पर कहना यह नीचे स्तर की राजनीति को दर्शाता है। इनमें से 2 ऐसे इश्यूज हैं जिसके बारे में थोड़ी आपके साथ इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। एक तो कल रामलीला मैदान में जो I_N_D_I_A अलायंस की एक मीटिंग हुई रामलीला मैदान में, उसके दौरान श्री राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और इनकी अगर इम्प्लीकेशन देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। आप सब क्रिकेट गेम के साथ फेमिलियर है। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा के चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। चुनावी वादे भी शुरू हो गए हैं। रायपुर के राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की गारंटियों को लेकर जानकारी दी। बैज ने कहा कि कांग्रेस ने किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय की घोषणा की है। किसानों के लिए एमएसपी के लिए एक विभाग का गठन किया जाएगा, ऐसा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है। सरकार बनने पर जो कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं ताकि कांग्रेस की सरकार बनेगी। देश में तो निश्चित रूप से इसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी देश के लोगों 5 न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वादा किया।
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। इस दौरान दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दून पुलिस ने 51 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 2 गाड़ियों को मौके पर सीज किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान देहरादून के अंशल ग्रीन वैली में एक खाली प्लॉट के पास से 2 अभियुक्तों पवन और राघव को 37 पेटी अवैध शराब और दयानंद शर्मा को 14 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, कुल 51 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पूरे जनपद में जो है सघन अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी चेकिंग अभियान के दौरान आज जो है थाना राजपुर पुलिस के द्वारा गुटबंद किया गया। तकरीबन 51 पेटी अवैध शराब की जो है उनके द्वारा बरामद की गई है। ये अंशल ग्रीन प्लाजा है, तो अंशल ग्रीन वैली, तो वहाँ कोई खाली प्लॉट था, वहाँ से ये बरामद की गई है। और साथ में 2 अभियुक्त, एक पवन राघव और दूसरा दयानंद शर्मा, उनको जो है गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से ये 51 पेटी अवैध शराब बरामद की गई और साथ में 2 वाहन जो कि इनके लाने और ले जाने के लिए प्रयुक्त हो रहे थे, तो उनको भी कब्जे पुलिस में लिया गया है और इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर दी गई है। साथ ही में ये कहाँ से आई थी, कहाँ ले जाई जा रही थी, किसके लिए ले जा रही थी, क्या इस्तेमाल होना था, ये अभी सारी चीजें जो है विवेचना के दौरान जो है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।